हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का जो एनसीईआरटी सार संग्रह का जो सीरीज चल रहा था 50-50 नंबर वाले, कितना 50-50 नंबर का जो हम लोग एमसीक्यू डेली बेसिस पर करते आ रहे थे, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी होगा और बायोलॉजी में हमारा चैप्टर होगा कोशिका, दैट मीन्स सेल। ठीक है, इससे पहले जितना भी चैप्टर हुआ है हम लोगों ने उसका क्लास देख लिया। आज हमारा चैप्टर जो है वो कोशिका होगा। कोशिका से पहले जो भी चैप्टर था उसको हम लोगों ने देख लिया है, क्लास यूट्यूब पे अपलोड है। अगर क्लास नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप क्लास देख लीजिए, क्योंकि आप जब क्लास सीरियल वाइज में देखते हैं तो आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाती है, क्योंकि हर चैप्टर क्या होता है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, और वहाँ आपको यूट्यूब पर जाएंगे तो वहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो क्लास देखना है, ठीक है, उस प्ले लिस्ट क्लिक कीजिएगा, वहाँ सारा आपको वन बाय वन क्लास खुल जाएगा। आप आसानी से सारे क्लास को एक जगह देख पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। और एक बात जान लीजिए, ये बुक जो है हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हो, या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए रामबाण है। क्योंकि ये एनसीईआरटी सार संग्रह जो है एनसीईआरटी बुक से क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी से बना हुआ क्वेश्चन इसमें है फ्रेंड्स। ठीक है ना, और ये बहुत ही फेमस है। इसको जो है कॉम्बिनेशन वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन पर्पज से वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या देगा। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और क्लास देखने के बाद आप अपने फ्रेंड सर्किल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये क्लास और लोगों तक पहुँचे और लोगों को इसका लाभ मिले। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आज हमारा चैप्टर जो सेल है, ठीक है, सेल, उसमें क्या दिया है हम लोग ये देखते हैं। पहले तो फ्रेंड्स आप इसमें ये जान लीजिए कि सेल कहते किसको हैं। ठीक है, कोशिका कहते किसे हैं। तो कोशिका जान लीजिए फ्रेंड्स कि कोशिका जो है जीवन की, क्या है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी, जीवन की सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी कार्यात्मक, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक, संरचनात्मक, नात्मक, संरचनात्मक क्या है, इकाई है। मतलब क्या कहते हैं इसको कि कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है ना, इसी को कोशिका बोलेंगे। अच्छा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन आपको क्या कहलाएगा? काइटोलॉजी। क्या कहेंगे इसको? काइटोलॉजी कहेंगे। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? काइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अच्छा, कोशिका में एक चीज़ और जान लीजिए फ्रेंड्स, तो इसको क्लीन कर देते हैं। कोशिका का, कोशिका के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि कोशिका का सबसे पहले इसका तो अध्ययन देख लिए, इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? तो कैटोलॉजी कहलाएगा। और अच्छा, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एक अंग्रेज वैज्ञानिक था, ठीक है, उसका नाम क्या था? इसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। ठीक है, अंग्रेज का नाम इसी तरह का रहता है फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक। ठीक है, एंट्रेंस सन इस तरह का कुछ नाम रहता है अंग्रेज वगैरह का। तो वहाँ एक नाम था रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये अंग्रेज वैज्ञानिक था और इसी ने सबसे पहले कोशिका का क्या किया था? प्रयोग किया था। और कब किया था? तो 1665 में। ठीक है, जब आपको पूछा जाए कि कोशिका का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो किसने किया था? एक अंग्रेज वैज्ञानिक था, रॉबर्ट हुक उसका नाम था। रॉबर्ट हुक 1665 में किया था। ठीक है ना, और इसने सबसे पहले कोशिका को कहाँ देखा था? तो कॉर्क में देखा था। कहाँ देखा था? कॉर्क में। ठीक है, कोशिका का जो आप देखिएगा डायग्राम कुछ इस तरह से रहता है फ्रेंड्स, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे करके रहेगा कोशिका का जो थोड़ा-सा इस तरह का। ठीक है, कोशिका जो डायग्राम रहता है कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है, ये तो ये हम लोगों ने क्या किया था? कोशिका के बारे में कुछ जो है क्या किए? इसका बेसिक देख लिए, उससे जो पहले उसका था। ठीक है ना, और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने क्या-क्या देखा? तो कोशिका देखा, पहले कोशिका विज्ञान क्या कहता है? ये जो होती है कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, चूँकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ लाइन है कि कोशिका आप वहाँ दे देगा और अब वहाँ आपको ऑप्शन में चुनने के लिए देगा कि किसको कहते हैं? ये जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो कोशिका के अध्ययन को कैटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैटोलॉजी।
अच्छा, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था, ठीक है ना? और ये सबसे पहले कहाँ देखा था? तो कॉर्क में देखा था। कॉर्क को सबसे पहले मैंने कॉर्क में कोशिका को देखा था, यानी कि खोज किया था वहाँ, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, अच्छा इस तरह से अब जहाँ-जहाँ हमें मिलता जाएगा, ठीक है? आगे जो भी देखेंगे उसके हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तब तक यहाँ देखते हैं कि अब क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहते हैं? यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। मतलब जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जैव कोशिका का ऊर्जा घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव कोशिका का ऊर्जा घर बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। इसे कहीं-कहीं आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा तो एग्ज़ाम ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाउस ऑफ सेल पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? ठीक है ना? तो किसे बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस सेल आप किसे बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया को खोज किया था अल्टमैन ने। अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। कब किया था? 1886 में। कब किया था? 1886 में, ठीक है? ये माइटोकॉन्ड्रिया को खोज किया था, लेकिन बेंडा नामक एक वैज्ञानिक था, ठीक है? जिसने इसका नामकरण किया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम रखा था, किसने रखा था? तो बेंडा, बेंडा, ठीक है? बेंडा ने इसका नाम क्या रखा था? तो बेंडा इसका नाम रखा था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? इसका नामकरण किया था। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका का श्वसन स्थल है, ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का कैसा स्थल है? ये श्वसन स्थल है। सॉरी, श्वसन स्थल है, श्वसन स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स? इतना चीज़ को याद रखेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे? कोशिका का शक्ति केंद्र कह दीजिए या उसी को पावर हाउस ऑफ सेल कह दीजिए या उसी को ऊर्जा घर कह दीजिए, ठीक है? कोशिका का ऊर्जा घर कह दीजिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कि नेक्स्ट दिया है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी एटीपी जो है अणुओं को उत्पन्न करने वाली पद का नाम क्रेब्स चक्र है। जो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी है, एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? क्रेब्स चक्र है। क्या है? क्रेब्स चक्र है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों की बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और कहता है कि किससे? लिपिड से बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती हैं? एस्प्लीन। देखिए पलिया, इसी को क्या बोलते हैं? पलिया। और पलिया का ही इंग्लिश शब्द क्या है? पलिया का ही इंग्लिश शब्द है एस्प्लीन। क्या है? एस्प्लीन। इसका देखिए एस्प्लीन, ठीक है? आप एग्जाम जब क्वेश्चन पूछता है तो आपको कहीं-कहीं लिखेगा आपको पलिया, ठीक है? और कहीं-कहीं क्या लिखेगा आपको? एस्प्लीन। ठीक है? तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि पलिया किसको कहेंगे और जो अगर एस्पिरिन वहाँ पूछ दिया तो ये मत सोचिएगा कि अब एस्पिरिन क्या पूछ दिया, ठीक है ना? तो एस्पिरिन जो है इसका इंग्लिश नेम है, ठीक है? और ये कई जगह जब एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन तो ख़ास करके ज़्यादातर जो है एस्पिरिन ही पूछता है, ठीक है? पलिया और एस्पिरिन दोनों में जो है इसका कंबाइन करके पूछ लेता है। आपको कहीं-कहीं एग्ज़ाम में जब दीजिएगा तो वहाँ देखिएगा आपको एस्पिरिन भी लिखा रहेगा। पूछ देगा कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएँ पाई जाती है? तो किस अंग में पाई जाती है? तो वहाँ लिख देगा ऑप्शन कि एस्पिरिन में। अब आप वहाँ ये ढूँढने मत लिखिएगा कि जो पलिया यहाँ नहीं दिया तो हम उसको आंसर में क्या मारेंगे, ठीक है ना? अगर पलिया नहीं दिया होगा तो वहाँ एस्पिरिन लिखा होगा, इंग्लिश नेम, ठीक है? बायोलॉजी में ज़्यादातर वर्ड जो है इंग्लिश वर्ड को प्रयोग करता है, ठीक है? इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। किसमें नहीं पाया जाता है? तो छिपकली में। छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र क्या होता है? नहीं पाया जाता है। अच्छा, कहता है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका भित्ति क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसको क्या बोलेंगे? सेल वॉल। जंतु कोशिका में किसकी अनुपस्थिति होती है? तो सेल वॉल की। अच्छा, यहाँ आप एक देखिएगा, आप पढ़िएगा आगे, आपको कहीं पढ़ने का मौका मिलेगा, एक पादप, ठीक है? ये पादप हो गया, जैसे यहाँ जंतु कोशिका की बात किया है ना, देखिए जंतु कोशिका और कहता है कोशिका भित्ति। तो जंतु कोशिका और एक तो यहाँ पढ़िएगा पादप और एक पढ़िएगा जंतु कोशिका, ठीक है? जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। इसके बारे में आप अंतर पढ़िएगा, तो जैसे पादप कोशिका में क्या होता है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है?
पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन वही जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है? नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित रहता है, ठीक है? पादप कोशिका में बात करें तो वहाँ लवक पाई जाती है, ठीक है ना? लेकिन जंतु कोशिका में लवक क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है, मतलब नहीं पाया जाता है, ठीक है? इस तरह से पढ़िएगा, ये सब इसके बीच का अंतर है। अब देखिए, जैसे पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार जो होता है आयताकार होता है। कैसा होगा? आयताकार होगा। लेकिन इसका जो आकार होगा, जो जंतु कोशिका का, वो कैसा होगा? वृत्ताकार आकार होगा, ठीक है? तो ये सब उसके बीच का अंतर है, जो बेहद इम्पोर्टेंट है। तो इसको याद रखिएगा। वीडियो पॉज़ करके आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको ये एग्ज़ाम पर्पज़ से बेहद इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है? बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि पीडपिंड, सॉरी, नेक्स्ट दिया है पिटपिंड। क्या दिया है? पिटपिंड। कहाँ पाई जाती है? पिटपिंड कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अंडाशय में। अंडाशय, दैट मीन्स उसी को ओवरी बोलते हैं। इंग्लिश नेम क्या है उसका? ओवरी, ठीक है? तो आपको कहीं-कहीं ओवरी भी मिलेगा, ठीक है? अंडाशय की जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा? ओवरी। तो इसलिए इस नेम को याद रखिएगा। इंग्लिश नेम भी इसमें वर्ड को याद रखना है। तो पिटपिंड कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अंडाशय में। अंडाशय में यानी ओवरी में। चलिए, नेक्स्ट कहता है कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एपोप्टोसिस, ठीक है? नेक्स्ट यह है कि केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए की उपस्थिति होती है? केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए की उपस्थिति होती है? मतलब कहता है केंद्रक के अलावे माने डीएनए की जो उपस्थिति होती है, वो कोशिकाओं के किस-किस जगह में डीएनए की उपस्थिति होती है? तो ये कहाँ-कहाँ होती है? एक हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ-कहाँ होती है? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, जब डीएनए के बारे में तो बात हुई, तो डीएनए, अब डीएनए के बारे में कुछ समझ लीजिए फ्रेंड्स। तो डीएनए सबसे पहले ये जान लीजिए कि डीएनए की खोज किसने किया? ऐसे आप मोस्टली बुक पढ़िएगा, इवन तक अगर हम बात करें, आप लुसेंट का बुक भी पढ़िएगा फ्रेंड्स, तो आपको वहाँ भी नहीं मिलेगा कि डीएनए का खोज किसने किया था, ठीक है? डीएनए के जो खोज किसने की थी, आप वहाँ नहीं पढ़िएगा। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक, किसने किया था? तो फ्रेडरिक मीसर ने, फ्रेडरिक मीसर इसका नाम था, ठीक है? और कब किया था? 1869 में। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। डीएनए से रिलेटेड ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, एग्ज़ाम मैक्सिमम टाइम पूछा है, वो क्वेश्चन है, ठीक है? मोस्टली जब आपको किसी एग्ज़ाम में जब जब पूछा जाता है कि डीएनए को खोज किसने किया था, तो बहुत सारे लोग जो है, जो डीएनए का द्वि संरचना मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है? जो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, तो बोझते सभी सारे लोग को लगता है कि वाटसन एवं क्रिक ही इसके क्या है? खोज करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, और जब वो वहाँ मारते हैं वाटसन एवं क्रिक, तो ये गलत है। उसके हिसाब से ये गलत है, ठीक है ना? डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक मिसर ने, और कब किया था? 1869 में। कब? 1869 में। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया है? तो नेक्स्ट दिया है, किसे किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो किससे बोलेंगे? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या बोलेंगे? कोशिका की पाचन थैली बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ आप एक चीज़ समझ लीजिए इसमें फ्रेंड्स, कि यहाँ आपने कभी पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे कोशिका का शक्ति गृह बोलेंगे, या कोशिका का माने पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे उसको, ठीक है? ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर बोलेंगे किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा, जब पूछ ले कि पाचन की थैली किसे कहेंगे? कोशिका का पाचन की थैली किसे कहेंगे? तो लाइसोसोम को। किसे कहेंगे? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहेंगे? तो कोशिका का पाचन थैली बोलेंगे। अच्छा, यहाँ तो लाइसोसोम हो गया, एक आप पढ़िएगा राइबोसोम के बारे में। क्या पढ़िएगा? राइबोसोम, राइबोसोम। राइबोसोम को क्या बोलेंगे? तो राइबोसोम को बोलेंगे प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलेंगे? प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपको, आपको उसके बाद जाके लाइसोसोम हो गया, फिर जाके राइबोसोम हो गया, ठीक है? देखिए, ये सब में सोम है, ठीक है? इसमें और इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे? पावर पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे, कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिका का शक्ति गृह बोलेंगे, शक्ति केंद्र, ठीक है? और लाइसोसोम को क्या बोलेंगे? तो ये कोशिका का पाचन थैली हो गया, लाइसोसोम। और राइबोसोम क्या हो गया? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोलेंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्या क्या देखते हैं? नेक्स्ट दिया है, मनुष्य के
किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होती है? मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता? तंत्रिका ऊतक में। किसमें? तंत्रिका ऊतक में। मनुष्य के किस ऊतक में कहता है जन्म के पश्चात कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता? तंत्रिका ऊतक में। तंत्रिका ऊतक में जो है जन्म के पश्चात कोशिका का क्या होता है? तंत्रिका ऊतक का विभाजन नहीं होता है। ठीक है? इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दिया है कि कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो पादप और जंतु कोशिका में क्या-क्या पाया जाता है? तो देखिए कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है और केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है और क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है? ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है कि हाइपरप्लासिया क्या दिया है? हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। क्या होना? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना। नेक्स्ट दिया कि जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने। जिन शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? तो जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट देखिए रिवर्स क्या दिया? रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो कितने किसने? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। किसने किया था? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। नेक्स्ट देखा जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे कहा कि जब एक युग्म जीन जो है दूसरे इकाई के प्रभाव को क्या करता है? छुपाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इस प्रक्रिया को प्रभाविकता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रभाविता। ठीक है? आइए नीचे देखिए एक लाइन दिया है। इस बॉक्स में क्या लिखा है? इस बॉक्स में लिखा है कि पुरुषों के शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया, किसकी क्रिया? निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी जो है जिसको बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। ठीक है? अंडवाहिनी जो है ये महिला में पाया जाता है। ठीक है? महिला में पाया जाता है। अच्छा कभी-कभी आप इस चीज़ को एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि पुरुष के अंग के बारे में पूछ लेता है और महिला के अंग के बारे में पूछ लेता है। ठीक है? जैसे यहाँ देखिए वृषण हो गया, लिंग हो गया, ये सब पुरुष का अंग है। ठीक है? वहीं अगर बात करें जैसे अंडवाहिनी हो गया, उसके बाद जाके योनि हो गया, ये सब जो है ये महिला का अंग है। ठीक ना? तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए, इसका जो निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? पुरुष का जो शुक्राणु हो गया और महिला का जो अंडाणु हो गया, ठीक है ना? इसकी क्रिया जो कहाँ निषेचन कहाँ संपन्न होती है? ये फाइनली अंडवाहिनी में संपन्न होती है, ओविडक्ट में। कहाँ होती है? ओविडक्ट में। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट कहता है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य को क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज़्म। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज़्म। ये इंग्लिश नाम जो है जहाँ-जहाँ भी है उसको याद रखेंगे। ठीक है ना? तो कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज़्म कहलाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? यह क्या कहलाता है? देखिए यह क कंद्रिका या कोशिका द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है और ये केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बनाता है? कोशिका द्रव्य और कहता है केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है। देखिए कोशिका का जो जीवित अंश जीव द्रव्य होता है, कहलाता है और ये किससे मिलकर बनाता है? तो ये बनता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से। किससे बनता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। अब देखिए ये जीव द्रव्य जो यहाँ यहाँ पर दिया फ्रेंड्स, जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य के बारे में समझ लीजिए कुछ चीज़। जीव द्रव्य जीव द्रव जीव द्रव जो है इसका नामकरण सबसे पहले किसने किया था? जीव द्रव का नामकरण, तो जीव द्रव का नामकरण किया था पुरकिंजे ने। किसने किया था? पुरकिंजे। और ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। कब किया था? तो 1839 में। कब किया था? 1839 में। और ये जो है जो जीव द्रव होता है ये कैसा होता है? ये जो है गाढ़ा तरल गाढ़ा रंगहीन, ठीक है? रंगहीन, पारभासी। कैसा होता है? पारभासी और लसलसा लसलसा और वजन युक्त। क्या होता है? वजन युक्त पदार्थ होता है। वजन युक्त पदार्थ होता है। ठीक है? ये जो होता है जीव द्रव्य जो होता है ये कैसा होता है? तो सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। कब किया था? तो 1839 में किया था। और ये कैसा होता है? तो यह इसका जो होता है तरल गाढ़ा रंगीन होता है। तरल गाढ़ा रंगीन होता है, पारभासी होता है और लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है। ठीक है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। आप इसके बारे में तो ज़रूर याद रखिएगा, जीवद्रव्य के बारे में कि खोज किसने किया था, प्रोकिनजे ने। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और जीवद्रव्य के बारे में पूछ लेता है। अच्छा, जीवद्रव्य जो है ना, खास करके जीवद्रव्य जो है, कितने कितने ये तत्वों से मिलकर बनाता है, तो 4 तत्वों से मिलकर होता है। इसका जो 99% भाग होता है फ्रेंड्स, वो 4 तत्वों से मिलकर बनाता है। ये 4 तत्व कौन-कौन होगा? जैसे ऑक्सीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, कितना 76% ऑक्सीजन पाया जाता है। अब बात करें कार्बन, इसमें कार्बन जो CO2 कार्बन कितना पाया जाता है? तो 10.5% पाया जाता है, कार्बन पाया जाएगा, तो ऐसा क्लीन कर देते हैं। तो ऑक्सीजन कितना पाया जाएगा? 76% पाया जाएगा। कार्बन कितना पाया जाएगा? तो कार्बन आपको पाया जाता है 10.5% कार्बन पाया जाएगा। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो 10% नाइट्रोजन पाया जाता है। और नाइट्रोजन हो गया, और नाइट्रोजन जो आपको पाया जाएगा 2.5%। नाइट्रोजन कितना पाया जाएगा फ्रेंड्स? 2.5% आपको नाइट्रोजन पाया जाएगा। और उसके बाद हाइड्रोजन कितना पाया जाएगा? तो हाइड्रोजन आपको 10% पाया जाएगा। इस तरह से जो 99% होता है इसमें, ये जो इसका जो बना होता है, वो यही 4 तत्व से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स, ठीक है? इसको याद रखेंगे। और जीवद्रव्य में जो है कार्बनिक, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, कार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। एक तो कार्बनिक हो गया और दूसरा हो गया अकार्बनिक। ये अकार्बनिक और यहाँ कार्बनिक। यहाँ हो गया कार्बनिक, 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 अकार्बनिक, ठीक है? इसका अनुपात कितना होता है? तो अकार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात होगा 81 अनुपात कितना होगा? 19। 81/19 होता है, ठीक है? पूछ ले कि जीवद्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात, ये इसको देखिए, ध्यान रखिएगा, देखिए पहले अकार्बनिक है, अकार्बनिक होगा कितना? 81%, कितना होगा? 81। और कार्बनिक कितना होगा? कार्बनिक होगा 19, ठीक है? इसका अनुपात कितना होता है? इसमें यौगिकों का अनुपात कितना होता है? तो इसके यौगिकों कार्बनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक के यौगिकों का अनुपात कितना होता है? 81/19 होता है। इसको याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम, और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है। अभी हमने जीवद्रव्य के बारे में आपको जो-जो बताया है, वीडियो पॉज़ करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स? क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछता है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो हम आपको बता रहे हैं, हम आपको वही बता रहे हैं, हम आपको एक्सप्लेनेशन वही दे रहे हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछता है। अब फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन का जवाब आपको, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना है। पहला कि जीव विज्ञान, ठीक है ना? क्या बोलना है कि जीव विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? जीव विज्ञान का जनक, जनक किसे बोलेंगे? ठीक है? यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, क्या? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलेंगे? और दूसरा जंतु विज्ञान का जनक, क्या? जंतु विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ ज़ूलॉजी, फादर ऑफ ज़ूलॉजी किसे बोलेंगे? इस दोनों का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करना है, ठीक है? देखिए, अब जब क्या होगा था, क्वेश्चन का जवाब जब कमेंट बॉक्स में पिन करते हैं, तो इसी बहाने आपको क्या होता है, एक क्वेश्चन याद हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है? जो एग्ज़ाम के लिए क्या हो जाता है, आपको बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आप इसी बहाने 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सीख भी लेते हैं, जान भी लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है कि कौन-सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? कौन-सा कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो ये करता है राइबोसोम, क्या करता है? राइबोसोम। क्या करता है? राइबोसोम, ठीक है? और राइबोसोम के बारे में हम लोगों ने भी देखा था कि राइबोसोम को क्या बोलेंगे? इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे किसको? राइबोसोम को, ठीक है? इसको याद रखेंगे। अच्छा, राइबोसोम ये बना किसका होता है? तो ये राइबोसोम किसकी बनी होती है? तो राइबोसोम जो बनी होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, किसकी बनी होती है? राइबो न्यू राइबोन्यूक्लिक क्लिक एसिड, ठीक है? एसिड, न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल, नामक अम्ल वो प्रोटीन, ठीक है? प्रोटीन की बनी होती है। जो राइबोसोम होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल वो प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना? यानी आरएनए, किसकी? आरएनए, ठीक है? इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है? इसकी बनी होती है। राइबोसोम को, पहले राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने, एक तो इसमें देखिए राइबोसोम का सर्वप्रथम पहले किसने, तो राइबोसोम को एक था रॉबिन्सन, क्या नाम था उनका? रॉबिन्सन, रॉबिन्सन, ठीक है? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने, किसने? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने, ब्राउन, ब्राउन ने कब? तो 1953 में, 1953 में किसमें देखा था? तो पादप कोशिका में, किसमें? पादप कोशिका में, ठीक है? पादप कोशिका में इसने देखा था। और 1953 ने ही, कब? 1953 में ही एक थे जी.ई. पैलेड, उनका नाम क्या था? जी.ई. पैलेड, ठीक है? जी.ई. पैलेड ने भी 1953 में किसमें? जंतु कोशिका में, किसमें? ये देखे थे जंतु कोशिका में, ठीक है? देखे थे।
इसको याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम का नामकरण किसने किया था? तो रॉबर्ट ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट। रॉबर्ट ने इनका नामकरण किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1958 में। 1958 में रॉबर्ट ने राइबोसोम का क्या करा? नामकरण किया था। अब इसमें देखिए राइबोसोम में क्या-क्या देखे हम लोग? तो राइबोसोम में फर्स्ट हम लोगों ने देखे, ये तो सबसे पहले इसको कहते क्या है? इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे, यानी कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलेंगे। किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम बना किसका होता है? तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक जो अम्ल एवं प्रोटीन का बना होता है, ठीक है? और इसका जो है देखिए इसका सबसे पहले इसको देखा किसने था? तो इसको रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने, किसने? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में किसमें देखा था? तो पादप कोशिका में। पहले किसमें देखा था? पादप कोशिका में देखा था। और फिर 1953 में ही जो है एक और क्या था, उनका नाम क्या था? जीई पैलेड। क्या नाम था? जीई पैलेड ने जो देखा था किसमें? तो जंतु कोशिका में, ठीक है? 1953 में। और इसका नामकरण किसने किया था? तो रॉबर्ट किया था। कब? 1958 में, ठीक है? ये इससे इतना राइबोसोम से इतना चीज़ रिलेटेड पॉइंट है, और इससे बस इतना चीज़ आप याद रखिएगा, राइबोसोम से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फ्रेंड्स, ठीक है? क्योंकि हमने जो भी बताया सब इम्पोर्टेंट बताया है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट कहता है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगर जोड़ा में पूछते कितना जोड़ा? तो 23 जोड़ा। क्या होता है? 23 जोड़ा। जोड़ा में अगर पूछे कितने जोड़ा? तो 23 जोड़ा। और ऐसे गुणसूत्रों की संख्या में पूछे कितनी संख्या होती है? तो 46, ठीक है? याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है कौन सा तत्व, क्या कहता है? कहता है कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है, यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल की क्या है? संरचना का घटक है, तो ये कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम। कौन सा तत्व जो है पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना घटक है? तो ये कौन सा है? कैल्शियम है। अच्छा, नेक्स्ट दिया है सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? तो ये माइकोप्लाज्मा होती है। कौन होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, इसे याद रखेंगे। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन-सी होती है? माइकोप्लाज्मा। देखिए, हम एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार अपने खुद बोल देते हैं, ताकि आपको क्या रहे? याद हो जाए, ठीक है? इसलिए आपको उस क्वेश्चन को ज़्यादा फ़ोकस करना है, क्योंकि हम भी उस क्वेश्चन को ज़्यादा 2 बार 3 बार इसलिए बोल देते हैं कि जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ, बार-बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? उस क्वेश्चन को हम खुद ज़्यादा उसको फ़ोकस करते हैं, और इसको आप भी क्या करेंगे? उस चीज़ को नोट कर लेंगे और उसको ख़ास करके याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट कहता है कि किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीवन का भौतिक आधार किसे मानते हैं? जीव द्रव को। किसे मानेंगे? जीव द्रव को, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। अभी हम लोगों ने जीव द्रव के बारे में भी देखा भी था कि जीव द्रव को खोज किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। कब किया था? तो ये 1839 में किया था पुरकिंजे। और ये कैसा होता है? तो ये देखिए तरल गाढ़ा रंगीन होता है, पारभासी होता है, लसलसा होता है, वजनयुक्त पदार्थ होता है, ठीक है ना? कोशिका, इसमें हम अभी देखे थे इसके बारे में, इसमें जो कार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात कितना था? तो 81:9 था, ठीक है? 81 अनुपात सॉरी 19, 81 अनुपात 19 था, जिसमें 81 क्या था? ये अकार्बनिक पदार्थ था। क्या था? अकार्बनिक यौगिक था, और ये 19 जो था ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना? और जीव द्रव का जो 99% भाग जो है, यानी कि 4 चीज़ से बना होता है। किससे-किससे बना होता है? ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन से, ठीक है? इसके बारे में इतना चीज़ आप याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट कहता है कि कौन-सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? वनस्पति कोशिका में ही वो उपस्थित होता है, तो हरित लवक। कौन-सा कोशिकांग कहता है केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है, यानी कि हरित लवक, ठीक है? हरित लवक ही। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो ये कौन थे? कैरोलस लिनियस थे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो कैरोलस लिनियस थे। एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, इनके बारे में जान लीजिए कि इन्हीं को आधुनिकी वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधुनिक आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण का पिता, ठीक है? यानी कि इनको इंग्लिश में कहें तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोलेंगे, किनको? कैरोलस लिनियस को, कैरोलस लिनियस को, द्विनाम पद्धति का जन्मदाता, ठीक है? कौन थे? कैरोलस लिनियस थे।
नेक्स्ट कहता है कि 2 कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो यह जीवद्रव तंतु के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? जीवद्रव तंतुओं के माध्यम से। 2 कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन कैसे होता है? 2 कोशिकाओं के मध्य, जैसे 2 कोशिकाओं के मध्य का आवागमन जो होता है कैसे होता है? तो ये किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है जीवद्रव तंतु के माध्यम से। नेक्स्ट कहता है कि किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो पोटेशियम। किस तत्व के एकत्रित होने से? पोटेशियम के एकत्रित होने से। और पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं? तो के से। ठीक है, पोटेशियम को किससे डिनोट करेंगे? के से। अब पोटेशियम का जो परमाणु संख्या कितना होता है? पोटेशियम 19। पोटेशियम का कितना होता है? 19। अब पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं? के से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट कहता है कि कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो किसको? गोल्जी काय को। किसे की जाती है? गोल्जी काय को। गोल्जी काय को की क्या संज्ञा दिया जाता है? तो कोशिकांग का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है इसे। ठीक है, और एग्जाम जो है इसके बारे में क्वेश्चन कभी-कभी पूछता है, कभी-कभी क्या मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस तरह से पूछता है कि यातायात का प्रबंधक, क्या पूछता है? यातायात, यातायात का प्रबंधक, प्रबंधक किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे? यातायात प्रबंधक गोल्जी काय को। यातायात का प्रबंधक किसे कहेंगे? गोल्जी काय को। अब गोल्जी काय के बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स। तो गोल्जी काय का जो खोज है वो किसने किया था? तो कैमिलो, उसका नाम था कैमिलो गोल्जी। क्या नाम था इसका? कैमिलो, कैमिलो गोल्जी। ठीक है, इसका जो खोज किया था कैमिलो गोल्जी, और कहाँ का? ये इटली का वैज्ञानिक था। इटली का वैज्ञानिक था। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? गोल्जी काय को क्या बोलेंगे? यातायात का प्रबंधक बोलेंगे, या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली, क्या कहता है कि प्लाज्मा प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो होती है किस पदार्थ से बनी होती है? ये होती है लाइपोप्रोटीन से। किससे होती है? लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ये किया था रॉबर्टसन ने। किसने? रॉबर्टसन ने किया था। कब? तो 1959 में। प्लाज्मा झिल्ली का जो संरचना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन ने किया था। कब किया था? 1959 में। नेक्स्ट कहता है कि कोशिका भित्ति, क्या कहता है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की जो संरचना कैसी होती है? ये पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो कैसी होती है? ये पारगम्य होती है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। यहाँ बॉक्स में कुछ डाटा दिया हुआ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, और इसमें बॉक्स में जो भी डाटा दिया है बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखेंगे। देखिए फर्स्ट क्या कहता है? कोशिका की सबसे छोटी, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, क्या कहता है? विश्व की सबसे छोटी कोशिका तो कौन है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। नेक्स्ट कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो विश्व की बड़ी कोशिका कौन हो गया? शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। जब पूछ लिए विश्व की सबसे छोटी कोशिका तो कौन हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम हो जाएगा, और विश्व की सबसे बड़ी कोशिका पूछ ले शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट कहता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, अब बात कर रहा है मानव शरीर की। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पूछे, देखिए एक तो हो गया विश्व में सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका। अब यहाँ पूछ रहा है कि मानव में अगर पूछ ले मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो देखिए ये है सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। कौन है? सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी, अभी पूछ रहा था मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, अब पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। क्या कह रहा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो कौन है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो ये अंडाणु है। तो अंडाणु किस में? केवल स्त्रियों में, केवल स्त्रियों में। ठीक है, क्योंकि अंडाणु कहाँ पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है, तो वही पूछ रहा कहता है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका कहाँ? तो अंडाणु। कहाँ? तो केवल स्त्रियों में। नेक्स्ट क्या कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, अभी तक पूछ रहा था बड़ी कोशिका, अब पूछ रहा है लंबी कोशिका। किसके बारे में? लंबी कोशिका। क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, ठीक है? अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देंगे तो आप अपना
एग्जाम में जो है क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्वेश्चन बड़ी कोशिका के बारे में पूछ रहा था, अब यहाँ पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन सेम है, ठीक है, लेकिन सिर्फ देखिए यहाँ कहाँ अंदर है। यहाँ एक पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पूछ रहा है सबसे लंबी कोशिका के बारे में, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका के बारे में। तो सबसे लंबी कोशिका कौन हो गया, ये न्यूरॉन हो गया। कौन हो गया, न्यूरॉन। नेक्स्ट कहता है कि पुरुष में सबसे छोटी कोशिका। अब पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ये शुक्राणु। कौन हो गया, शुक्राणु यानी स्पर्म। शुक्राणु दैट मीन्स स्पर्म। पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगा, स्पर्म हो गया। नेक्स्ट कहता है सबसे बड़ी पादप कोशिका। तो सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन है, कालरेपो टैक्सीफोलिया। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी पादप कोशिका है कालरेपो टैक्सीफोलिया। और यहाँ जो नीचे का लाइन है हम लोगों ने देख लिया था, पुरुषों के शुक्राणुओं तथा महिलाओं के अंडोनों का निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में, कहाँ, अंडवाहिनी में नहीं, ओविडक्ट में, कहा क्या होती है, संपन्न होती है। फाइनली क्या होती है, यहाँ संपन्न होती है। तो आज हमारा क्लास यहीं एंड होता है फ्रेंड्स। क्लास कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास का एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है उसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि आपको क्लास अच्छा लग रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और क्लास देखने के लिए फ्रेंड्स, क्लास देखने के बाद जो है एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, चूँकि एक क्लास को करवाने में आपको पता है कि फ्रेंड्स कितना समय लग जाता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है? और अगर कोई इश्यू है तो आप बताइएगा, तो हम आपके उस इश्यू को दूर करने का प्रयास करेंगे, या फिर आपका जो डिमांड है, हम कोशिश करेंगे कि आपका उस डिमांड को फुलफ़िल कर पाएँ, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए, आज हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक ये क्लास पहुँचे। तो चलिए, क्लास को आज यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक क्लास देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।